एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 152 यानी 152 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे इनको एक फंगी वाली जगह मिली थी। जो फंगी वाली जगह थी ना, यहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे ना कोई भी लिविंग मतलब चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ तक कि एक पत्थर तक यहाँ पैदा नहीं होता। यहाँ पर फंगी फंगी होती है। और इस एरिया को ब्लैक हेवन के अंदर सेफ माना जाता है कि यहाँ पे तुम सेफ बच सकते हो। और यहाँ पे जो फंगी है इसको कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक रैंक 6 का इमॉर्टल मटेरियल है। तो यहाँ से सारे लोग रेस्ट कर रहे थे, अपना रिपेयरिंग चालू था जो भी गू हाउसेस में प्रॉब्लम हुई थी। और कुछ लोग फंगी कलेक्ट करने चले गए थे, जो कि हमने लास्ट में देखा भी था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। थोड़ी देर बाद वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग में कोई भी गू इमॉर्टल नहीं बचा था। जाओ लियानन कहती है, तुम हेवन अटैच्ड फंगी कलेक्ट नहीं करोगे? तो बू जेनजी स्माइल करते हुए कहता है, सेक्टर ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया है, मैं एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाऊंगा। जाओ लियानन कहती है, तो मैं भी चलती हूँ ना साथ में तुम्हारे। बू जेनजी हेड शेक करते हुए कहता है, नहीं, अगर हम फंगी के पास खड़े भी हो मैं कलेक्ट नहीं करूंगा। ध्यान हटा तो डेंजर हो सकता है, यानी मैं तो कुछ करने से रहा, तुम्हें जहां जाना है चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जाओ लियानन सॉफ्टली कहती है, थैंक यू। बू जेंसी कहता है, इतना पोलाइट मत बनो, तुम स्पिरिट डेफिनेटली हाउस की फेरी हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। जाओ लियानन थोड़ा सा विंडो के पास से एकदम देखते हुए कहती है, ब्लैक हेवन इतना डेंजरस है पर यहाँ एक सेफ जगह भी है। लगता है हेवन हमेशा एक होप छोड़ता है, हम जरूर सक्सेसफुल होंगे, राइट? बू जेंसी कहता है, ऑफ कोर्स। उसका टोन अचानक से ना थोड़ा बहुत स्ट्रेंज हो गया जब उसने बाहर देखा। जाओ लियानन ने देखा दूर से ना कुछ ब्लू स्टारलाइट चमक रही थी। वो ब्लैक लार्टेन फायर नहीं थी। कलर अलग था ना, उसका कलर वो रेड कलर की होती है फायर टाइप की, लेकिन यहाँ ब्लू ब्लू था, जैसे ना ब्लैक सिल्क पे कोई डायमंड चमक रहा हो। ज़ाओ लियन कहती है, कितना ब्यूटीफुल है ये। बू जेंजी का भाई सफ़ेद चेहरा हो गया जब उसने देखा। कहा, डेंजरस। रिकॉर्ड के हिसाब से इसका साइज़ मतलब है। ज़ाओ लियन कहती है, क्या मतलब है, बोलना जल्दी। उसने पूछा, तभी यहाँ पे बी चेंतियान एकदम अर्जेंट वार्निंग ऑर्डर जारी कर दिया। बाहर सब गो इमोटल पैनिक में वापस अंदर भागने लगे। वाई लिंग यांग एकदम से देखते हुए कहता है, ये तो एक ह्यूज स्टार क्लाउड स्टॉर्म है। मिलियंस ऑफ स्टार स्काइस में ना तेजी से ना मूव कर रहे थे। कुछ शूटिंग स्टार अपने ना ट्रेल्स को छोड़ रहे थे, कुछ स्टार एकदम आइलैंड के साइज के थे, कुछ तो लैंड जितने बड़े थे। और उनके बीच ब्लू लाइटनिंग जैसी ना वेब्स चमक रहे थे। स्टार क्लाउड्स स्टॉर्म ओरिजिनली इमोरियल ब्लू हेवन में ही होती है, पर उसके टूटने के बाद कई स्टार इमोरियल ब्लैक हेवन में भी गिर गए थे। इसलिए अब यहाँ पे भी स्टार स्टॉर्म होती रहती है। बी चंतियान तो भाई फेस तो खराब हो ही गया है देख के। बंदा कहता है, मुझे पहली बार इतना बड़ा स्टार क्लाउड स्टॉर्म दिख रहा है। लगता है ये हेवन अटैच्ड फंगी फील्ड एक ट्रैप था, हमें यहाँ आराम करने के लिए फंसाया गया। आगे देखते हैं। स्टार क्लाउड स्टॉर्म का रेंज ना बहुत बहुत बड़ा था यार, और तेज और डेंजरस भी थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 3 इमॉर्टल गू हाउसेस बीच में नहीं आ पाए। स्काई में स्टार ऊपर नीचे उड़ रहे थे। लाइटनिंग और थंडर एकदम फुल क्योस में थे। वाई लिंग यांग कहता है, मैं एज लिंक कैम लेके आगे जा रहा हूँ, बाकी सब मेरे पीछे पीछे फॉलो करना। तीनों इमॉर्टल गू हाउसेस स्टॉर्म की तरफ उड़ गए, लेकिन उनके सामने सब छोटी चीजें लग रही थी। यानी जमीन आसमान दोनों भाई गरज रहे थे। स्टॉर्म ने उन तीनों गू हाउसेस को इजीली निगल लिया था। सीन ऐसा था, वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग जोर से हिल रही थी। जाओ लियानन बैलेंस को लूज करके नीचे गिर गई। बाहर ब्लू स्टारलाइट से पूरा का पूरा बिल्डिंग एकदम भाई ग्लो कर रहा था। उसका दिल फास्ट एकदम धड़क रहा था, डर लगी एकदम डर डर सा लगा हुआ था। और सब कुछ डिपेंड कर रहा था 3 रैंक 8 इमॉर्टल एक्सपर्ट पे, क्योंकि एक्सपर्टली लोग यहाँ से बचा सकते थे। ऐसा मान लो बंदे ने टॉर्नेडो के अंदर फंस गए हैं, तो अब सब उनके ऊपर ही होता है कि एक पायलट कैसे एक प्लेन को टॉर्नेडो से बाहर निकालेगा। सब उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। एक गो इमॉर्टल मैरिड टाइटल ड्रैगन सो रहा था, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 3 थे लेकिन एक तो सो गया है। बीच एंतियान कंट्रोल में था, बिल्डिंग संभाल रहा था, पूरा पसीने में एकदम भीग गया था। वो कंटिन्यूसली बिल्डिंग को मूव कर रहा था, और ताकि बड़े स्टार से टक्कर ना हो जाए। एक बार अगर कंट्रोल गया तो वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग टूट जाएगी और सब मर जाएंगे। बीच एंतियान एकदम भाई दांतों को दबा लेता है, कहता है, हेवन और अर्थ के सामने हम कुछ भी नहीं। ओ नो, एक बड़ा स्टार डायरेक्टली हमसे टकरा गया। बूम आवाज आई। वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग छोटी थी लेकिन सॉलिड थी। स्टार भी टूट गया लेकिन बिल्डिंग अभी भी मजबूत जैसे तैसे बनी पड़ी थी। इम्पैक्ट से बिल्डिंग दूर उड़ी जाके, और बाकी 2 इमॉर्टल जो हाउसेस थे वो उनसे अलग हो गई। यानी ये जो एक बिल्डिंग थी ये अलग हो चुकी थी, एक इमॉर्टल को हाउस अलग हो गया था बाकी दोनों से। वाइलिंग यांग एकदम भाई खराब सी वॉइस में कहता है, बीचेन जल्दी जल्दी, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया है, कम्युनिकेशन फेल है। बीचेन समझ गया, उसे कैचअप करना होगा।
बी चैंतियान कहता है चलो करते हैं। उसकी आइस में लाइट चमकी, ऑरा स्टॉर्म जैसा फट गया। वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग से जेड ग्रीन वाइंड निकली और टोर्नेडो पिलर बन गया। सब स्टार उस वाइंड पिलर से दूर चले गए। यू ये जी एक्साइटेड था, कहता है ये है वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग का सबसे पावरफुल मूव। अंदर सब लोग चीयर करने लग गए कि हो जाएगा, हम कर सकते हैं भाई। फुल चीयर अप चल रहा था, लेकिन तभी एक और बड़ा स्टार क्रैश कर गया टोर्नेडो में। बी चैंतियान तुरंत ही कंट्रोल लेके एल्टीट्यूड कम किया। स्टार बस थोड़ा-सा छू के निकल गया साइड से। विंडो के पास खड़े इमॉर्टल ने देखा, स्टार के सरफेस पे काउंटलेस होल थे, बहुत क्लोज़ था। सब चिल्लाने लगे, जैसे नॉर्मल लोग डिज़ास्टर को फेस करते हैं ना, वैसे इनकी हालत हो गई थी। क्योंकि ब्लैक हेवन में जितने भी इमॉर्टल थे ना रैंक 7 के, इनकी औकात मॉर्टल जैसी थी ऐसे टाइप की। वाइंड शिपिंग बिल्डिंग मुश्किल से मूव कर रही थी। टॉर्नेडो भी बहुत अब वीक लगने लगा था। जो मैग्नेटिक फील्ड थी, स्टार्स सब एकदम भाई आपस में फाइट करे जा रही थी। बी चैंतियान फुल फोकस में था, लेकिन उसका इमॉर्टल एसेंस बहुत फास्ट खत्म हो रहा था। बी चैंतियान कहता है ये स्टॉर्म बहुत बड़ा है, पता नहीं कब निकलेंगे। सब अपना इमॉर्टल एसेंस बिल्डिंग में भेजो। सबने मिलके एनर्जी दी। जाओलियन उनने भी अपनी एनर्जी दी। बूम बूम आवाज आई। हर कुछ सेकंड में एक बड़ा स्टार पिलर एकदम टकरा रहा था। सब टेंशन में थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बिल्डिंग हिल रही थी, इधर से उधर डोल रही थी, एकदम ऐसा हो रहा था। ऐसा मान लो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के ऊपर एक कवर लग गया खतरनाक वाला, एक शील्ड होता है ना मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ को बचाती है। वो खतरनाक रेज आती हैं सूरज की, तो अर्थ को कैसे बचाती है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही मान लो इसके आगे भी एक मैग्नेटिक फील्ड लग गई है इमॉर्टल गुहा उसके, और सामने जो कुछ भी आ रहा है उसे टकरा के कट जा रहा है या हट जा रहा है। इसी चक्कर में हम बचे हुए थे, है ना। तो ये सीन चल रहा था। जाओ लियन के दिल में सिर्फ एक ही थॉट अभी भी चल रहा था कि अगला सेकंड शायद मेरा हो, क्योंकि भाई हो सकता है कि मर जाएं सब, हो सकता है ना इसलिए। ये इसलिए ऐसा कह रही थी ना, तुमने देखा होगा कोई बंदा प्लेन में बैठता है तो जब टर्बुलेंस आता है तो एकदम प्लेन हिलने लग जाता है, एकदम भाई घबराने लग जाते हैं बंदे अंदर बैठे हुए। या तुमने मूवीज या कहीं ना कहीं क्लिप या सीन में देखा होगा, जब टर्बुलेंस आता है प्लेन में बैठे बंदों को कैसी हालत हो जाती है, कैसे शेक करने लग जाता है प्लेन, वैसी इनकी हालत हो गई थी। तभी ये जाओलियन कह रही थी कि भाई अब तो लगता है बचेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग ना दो इमोर्टल जो हाउस है उनसे अलग हो चुके हैं। ये लोग अकेले हैं यहाँ पे और अकेले आगे बढ़ रहे हैं, और बी चेंतियान नाम का बंदा जैसे-तैसे हैंडल कर रहा है। एक इमॉर्टल जो रैंक 8 का था वो तो सो चुका है। तो समझो 2 ही रैंक 8 के बंदे हैं और वो भी अलग हो चुके हैं। तो इनकी गंदी वाली हालत है। इनके पास कोई रैंक 8 बंदा पता नहीं है कि नहीं, वैसे लग तो नहीं रहा नहीं है। और सब बाकी लोग जो इनके साथ हैं वही अपने पावर-वावर देके जैसे-तैसे कवर बनाए रखे हैं, वरना भाई ये गए। टर्बुलेंस आए जा रहा है, आए जा रहा है। जहाँ भी हल्की-सी गलती हुई पूरा का पूरा इमॉर्टल हाउस टकराएगा किसी उससे और भाई बहते हुए चला जाएगा, टूट के खत्म, सब मर जाएँगे। ऐसी हालत होगी। साओ लियोन ने भी अपने मन ही मन बोला, "माँ होंग्युन, माँ होंग्युन।" वो बस अपने मन में यही रिपीट करे जा रही थी, "माँ होंग्युन।" हर बार जब उसने उसका नाम सोचा, उसके दिल में थोड़ा-सा शांति-सी आई, यानी थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ। ऐसे ही कई बार रिपीट करने के बाद ज़ाओ लियन का माइंड कंप्लीटली शांत हो गया। ज़ाओ लियन कहती है, "माँ होंग्युन, तुमने कभी मेरे लिए अपनी जान रिस्क में डाली थी? पता है, मैं भी अब वही कर रही हूँ।" ज़ाओ लियन कहती है, "चाहे मैं यहाँ मर भी जाऊँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ।" ज़ाओ लियन कहती है, "और जब मैं तुमसे मिलूँगी, तो ज़रूर बताऊँगी।" यहाँ का स्टारलाइट बहुत ही फ़ियर्स और डेंजरस था, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था। थोड़ा-सा ड्रीमी फ़ील में ज़ाओ लियन को अपना पास्ट याद आया। उस टाइम ज़ाओ लियन के पापा बैटलफ़ील्ड पे मर गए थे, वो अकेली थी, दूसरे से शादी करने को मजबूर किया जा रहा था उसको। मा हग-युन पे वो डिपेंड रहना नहीं, जैसे-तैसे डिपेंड रहना पड़ रहा था उसको। एक छोटी-सी हिल पे रात का टाइम था, जब मा होंग्युन ग्रास पे लेट के उसके साथ स्काई देख रहा था, आसमान देख रहा था। रात का वो सुंदर एक रोमांटिक माहौल था। मा होंग्युन यहाँ पे कहता है, "लेडी शाओयुन, जल्दी देखो ना, मीटियोर शावर हो रहा है।" ज़ाओ लियन की आँखें एकदम भाई ऊपर हुई, वो कहती है, "बोरिंग, तुम मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ लाए हो?" ज़ाओ लियन आगे कहती है, "इसमें क्या अच्छा है?" मा होंग्युन अपने सर को खुजाते हुए कहता है, "अरे! मुझे भी ये स्पेशल नहीं लगा, पर लोग कहते हैं कि अगर किसी लड़की को खुश करना हो तो उसके साथ ये मीटियोर शावर देखना पड़ता है। नॉर्थर्न प्लेन्स में तो रात में अक्सर दिख जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी दिखा दूँ।" ज़ाओ लियन सोचते हुए कहती है, "मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, ये सब तो यंग गर्ल्स को पसंद होता है, यानी जो नई-नई लड़कियाँ होती हैं। हाँ, वेट, मेरी बॉडी तो अभी भी यंग है ना, तो मैं भी तो एक यंग गर्ल ही हुई। हाँ, 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 हाँ।" मा होंगिन आगे कहता है, "लेडी शाओयुन, मीटियोर शावर देख के मूड बेटर हुआ क्या तुम्हारा?" ज़ाओ लियानन थोड़ा-सा एक्ट करते हुए कहती है, "हाँ, हाँ, हाँ, अब मैं बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ, मैं तो हैप्पी हो गई, देखो ये मीटियोर शावर कितना ब्यूटीफुल है।" मा होंगिन एकदम से शॉक में हो जाता है, कहता है, "लेडी शाओयुन, ऐसा मत बोलो यार, मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं।" ज़ाओ लियानन कहती है तुरंत ही एकदम खड़ी होके, "तुम फ्लर्ट कर रहे हो क्या? फ्लर्ट करना कहाँ से सीखा तुमने? मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? तुम मुझे ही लाइन मार रहे हो?
उसने गुस्से में माँ होंगी उनको किक मार दी एक लात की, हैं इडियट, वो बाका वाली लाइन नहीं होती वैसे टाइप की। माँ होंगी ने एकदम भाई पेन में चिल्लाते हुए कहते हैं, लेडी शाओयुन रुको रुको यार, फ्लर्टिंग क्या होता है, मुझे तो पता भी नहीं ये क्या चीज है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं सुधर जाऊंगा, ओके, बस मारना बंद करो प्लीज, बंद करो। जाओ लियान इग्नोर किया। माँ होंगी भाई भाई अपने वही पकड़ के बैठा है पिछवाड़ा है, नहीं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद जाओ लियान थक गई, उसने हाथ कमर पे रखा, उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा हल्की-सी हँसी, मतलब एक खुशी वाली हँसी होती है ना कि मतलब ये इडियट कितना अच्छा लड़का है, तो वैसे टाइप की हँसी। माँ होगी अंदर से सोचते हुए कहता है, लेडी शाओयुन फाइनली हँस गई। जैसे मैंने सोचा था, मीटेओर शावर ने उसका मूड सही कर दिया। वाह! बहुत बढ़िया, मुझे लगा ही था। लेकिन यार ये अभी भी दर्द कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा था कि ये इसलिए हँस रही है कि मीटेओर शावर दिखा दिया, लेकिन ये इसलिए हँस रही थी क्योंकि ये जो लड़की थी ना ज़ाओ लियान ने हमेशा रोती रहती थी कि यार पापा खत्म हो गए, मैं इस मतलब अनजान दुनिया में आ गई, यहाँ पे मेरी ज़बरदस्ती शादी हो रही है। तो खुश नहीं रहती थी। ये बच्चों वाला दिमाग तो था नहीं, ये बड़ी दिमाग वाली लड़की थी, हम जानते हैं। तो इसलिए ना ये सोचती रहती थी ज़्यादा। बच्चों वाला दिमाग होता तो इतना फ़िक्र ना करती, शायद शादी भी हो जाती। लेकिन अब इतना दिमाग था तो सोचेगी ही। और माँ ग्युन इसको देखकर मतलब उसको देखकर ये चिढ़ाती थी, ऐसे मारती थी, तो इसको खुशी मिलती थी कि एक लड़का तो उसके साथ है ना। तो वो जो खुशी का पल था ना, इसको बहुत अच्छा याद दिलाता था। ये सारी यादें ज़ाओ लियान के सामने ना फ्लैश होने लगी। बिना रियलाइज़ किए उसके लिप्स पे एक स्माइल आ गई। ज़ाओ लियान अपने मन में कहती है, माँ होंग्युन, जब मैं तुम्हें बचा लूँगी ना तो सेलिब्रेशन में तुम्हें 1000 किक मारूँगी, 1000 लातें मारूँगी पहले जैसे। उसी मोमेंट उसके पैंथम प्राइमेसी के अंदर लव गो था। वो खुद भी खुद एक स्ट्रेंज ऑरा को रिलीज़ करने लगा। वो ऑरा कलरलेस था और फॉर्मलेस था, लेकिन सुपर पावरफुल था, सुपर पावरफुल। इतनी तेज़ स्पीड से वो फैला, इतनी तेज स्पीड से फैला कि ऐसा मान लो किसी ने बोल दिया हो बंकाई। और तुमने सुना ही होगा ब्लीच की वो बंकाई, जिसमें वो पता नहीं कैसा डोमेन एक्सप्रेशन फैलाता है और उसी तरीके से एक डोमेन बन गया। नॉर्मल कोई मॉडल को कुछ महसूस ही नहीं हुआ, वो कुछ कर ही नहीं पाए। पर बीचे एंतियान का पूरा बॉडी एकदम से हिल गया, उसकी आंखों में लाइट चमकी, उसके मन में एक थॉट आया। बीचे एंतियान कहता है, क्या 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 ये लव गो की पावर है? तभी क्या होता है, ये सब होने के बाद ना स्टार क्लाउड स्टॉर्म के अंदर ना हर सेकंड भाई सहना तो मुश्किल था, लोग मुश्किल से ही सर्वाइव कर पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ ना, कुछ देर बाद जब यही झटके-वटके अपने आप ही खत्म हो गए, ये लव गो की पावर थी, तो जैसे ही झटके खत्म हुए, इनको अभी भी ऐसा लग रहा था कि ये लोग मर रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं, मर जाएँगे, इनको ऐसा थॉट आ रहा था, लेकिन अब सब गायब हो चुका था। तो एक बंदे ने नोटिस करा अंदर से ही कि अरे! ये क्या? वो बंदा कहता है, अरे ये क्या गाइस, कुछ टाइम से कोई स्टार सन से टकरा ही नहीं रहा। जैसे ही उसने ये बोला, बिल्डिंग के आसपास जो टॉर्नेडो पिलर था वो तुरंत ही गायब हो गया। सबने देखा नाइट स्काई शांत हो गया, दूर-दूर तक स्टॉर्म धीरे-धीरे मूव कर रहा था, यानी अलग हो गया। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग में सब एकदम भाई चीयर करने लगे। बंदे कहने लग गए, बच गए, बच गए। दूसरा कहता, सो क्लोज यार, इमॉर्टल गो हाउस होने के बाद भी ब्लैक हेवन में मरने का रिस्क रहता है यार, क्या खतरनाक बात है। तीसरा कहता है, लॉर्ड बीच एंड तियान की वजह से हम बचे हैं, वरना हम सब तो आज काम से गए थे। सब खुश थे, पर बीच एंड तियान का एक्सप्रेशन सीरियस था। उसने सोचा, हम ये स्टॉर्म सिर्फ ज़ाओ लियान उनके लव इमॉर्टल गो की वजह से निकल पाए हैं। लास्ट मोमेंट पे लव गो ने खुद एक स्ट्रेंज ऑरा एमिट करा था और उसी ने बी चेंतियान को सही डायरेक्शन दिखाई और उसी के कंट्रोल में बिल्डिंग को उस पाथ पर चलाया और फास्ट एस्केप हो गया। स्टॉर्म के अंदर स्टार पाथ दावमाक हर जगह भरे हुए थे और उनके कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में बी चेंतियान के पावर्स काम नहीं कर रहे थे। फिर भी वो निकल गया, लेकिन उसके फेस पर बहुत अजीब-सा एक्सप्रेशन था, ग्लूम सा अजीब सा एक्सप्रेशन। बी चेंतियान सोचते हुए कहता है, हम सेफ तो निकल गए, पर वाई लिंग यांग के पास लव गू नहीं है। पता नहीं वो अभी स्टॉर्म के अंदर कैसे मतलब फँसे होंगे ना वो। और कॉन्टैक्ट लॉस होने के बाद बी चैंतियान ने ट्रैवल कंटिन्यू नहीं किया। उसने वाइंड शिपिंग बिल्डिंग के स्टॉर्म के आसपास घुमा के सर्च करना स्टार्ट करा कि वो लोग निकल के आए स्टॉर्म के अंदर से। हाफ दिन के बाद फाइनली कॉन्टैक्ट हो गया। वाई लिंगयांग ने बताया वो लोग कैनरी पवेलियन के साथ स्टॉर्म में मुश्किल से निकले थे, पर जैसे ही निकले एक स्काई चीफ बीस्ट ग्रुप ने उन पे एम्बुश कर दिया। ये सुनते ही बी चैंतियान ने तुरंत ही वाइंड शिपिंग बिल्डिंग को मूव कराया और सब गोई मोटर्स को रेस्क्यू के लिए ले गया। और सीन यहाँ पे चेंज हुआ एम्बुश साइट पे, यानी ये कॉन्टैक्ट माइंड टू माइंड हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो अब ये बंदा अपने आप वाइंड शिपिंग बिल्डिंग लेके उनके पास जा रहा है ताकि उनको बचाया जा सके। अब वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे इनके ऊपर अटैक हुआ था। एम्बुश साइट पे जाके सबने देखा कि कैनेरिए पवेलियन और एजिलिंग कैंप दोनों ना सराउंडेड थे, किससे? बहुत खतरनाक चीज़ों से, बीस्ट से। सबके फेसेस
भाई खराब हो गए। स्काई चीफ बीस्ट ऑलमोस्ट हर हेवन में मिलते थे। हर एक कम से कम म्यूटेटेड बीस्ट किंग लेवल का होता है, मतलब नॉर्मल बीस्ट एम्परर के बराबर, मतलब एटलीस्ट रैंक 6 नहीं लेकिन रैंक 5 के बराबर। उनके लीडर्स तो डेसोलेट बीस्ट लेवल के होते हैं और कुछ तो एशियन डेसोलेट बीस्ट भी थे। यहाँ एक ह्यूज ग्रुप था जिसमें 100 एशियंट स्काई चीफ, 1000 से ज़्यादा डेसोलेट बीस्ट थे और बाकी तो इतने ज़्यादा थे कि काउंट भी नहीं हो रहा था। यानी रैंक 5 वाले तो बहुत ज़्यादा थे, काउंटलेस थे मान लो, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो रैंक 6 थे वो 100 थे, करीबन 100 या 1000 के करीब। एज लिंक कैम्प और कैनरी पवेलियन मिडल में फँस गए थे, डिफेंड कर रहे थे लेकिन हेवन बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत ही ज़्यादा डैमेज, एक्सट्रीम डेंजर था। बीच एंतियान और डिले नहीं कर सका, उसने वाइंड शिपिंग बिल्डिंग लेकर डायरेक्ट चार्ज मार दिया। अब दोनों साइड कम्युनिकेशन कर पा रहे थे आपस में। वाई लिंग यांग ने एज लिंक कैम्प को कैनरी पवेलियन के पास मूव कराया और मिलके ब्रेकआउट करने का ट्राई करा। ब्रेकआउट मीन्स होता है कि अगर गोले में तुम्हें फंसा दिया गया हो तो किसी एक हिस्से को तोड़ ताड़ के निकल जाओ वहां से। स्काई चीफ बीस्ट ने एक साथ रोर करा, आवाज एकदम सुनामी जैसी बही और फिर दोनों साइड में हैवी फाइट स्टार्ट हो गई। इमॉर्टल किलर मूव फायरवर्क जैसे स्काई में चमक रहे थे। कई बीस्ट एक एक के बाद एक मर रहे थे, लेकिन जहाँ-जहाँ वो मर रहे उनकी जगह पे कोई और रिप्लेस हुआ जा रहा। यानी गोला तो टूट नहीं रहा था, गोला वैसे का वैसा ही था। उनका ग्रुप इतना बड़ा था कि उन्हें लॉसेस की तो परवाह ही नहीं थी। डेसोलेट और एशियंट स्काई चीफ अभी भी फुल पावर में फाइट कर रहे थे। तभी एज लिंक कैम ने सडनली भाई ब्रस्ट लिया, शार्प हॉर्न के एक खतरनाक बने हुए मतलब कांटे निकल आए और डायरेक्शन में शूट हुए ताकि मतलब तोड़-ताड़ के उस डायरेक्शन को तोड़ के कोई रास्ता बना के यहाँ से भागा जा सके। ये अटैक इतना पावरफुल था कि डेसोलेट चीफ भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। एशियंट स्काई चीफ भी सीधा फेस करने से डर रहा था, वो पीछे हटा। वाइंड शिपिंग बिल्डिंग ने फिर से एक जेड ग्रीन वाइंड प्लेयर बनाया और कैनरी पवेलियन से 1000 बर्ड्स की स्क्रीम भाई साउंड निकलने लग गई। तीनों इमॉर्टल गू हाउसेस ने मिलकर एक सेफ पाथ बना लिया और एक पॉइंट पे कवरेज हो गया। उसके बाद तीनों ने टर्न लिया और फुल स्पीड से जहाँ रास्ता बनाया था उसी में भागे और कुछ ही मिनट्स में उन्होंने स्काई चीफ बीस्ट का जो ग्रुप था उसे पीछे छोड़ दिया और वो आगे निकल गए। बीच एंतियान का फेस अभी भी खराब था, कहता है सिचुएशन अभी भी बहुत खराब है। वाइलिंग यांग कहता है हाँ, तीनों इमॉर्टल गू हाउसेस बहुत ज्यादा डैमेज है। कैनरी पवेलियन का आधा हिस्सा तो भाई अनस्टेबल हो गया है, रेस्ट लेना जरूरी है। मैरिड टाइडल ड्रैगन भी अभी भी अनकॉन्शियस है, अभी भी जागा नहीं और मेरा इमॉर्टल एसेंस हाफ से ज्यादा खत्म हो चुका है। इमॉर्टल एसेंस डायरेक्टली उनकी बैटल स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता था, दोनों के पास अब बहुत कम बचा था। इमॉर्टल गू हाउसेस स्ट्रांग होते हैं लेकिन इमॉर्टल एसेंस का कंजप्शन इंसेन लेवल का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसीलिए फेंग युआन ने कभी इमॉर्टल गू हाउस बनाने का प्लान किया ही नहीं, क्योंकि वो अकेला बंदा है, किसी पे रिलाय करता नहीं है, किसी पे डिपेंड होता नहीं है, तो ये बना के करेगा क्या? क्योंकि बनाएगा 1-2 अटैक करके भाई शांत हो जाएगा। ये तब बनाया जाता है जब तुम्हारे पास कोई मतलब टीम हो, कोई 4 लोगों की, 2-5 लोग की टीम हो, तब कुछ बात होती है। भले ही उसको ग्रेसफुल क्योटिक ड्यूल स्टेज और सैक्रेड फेदर सिटी का स्ट्रक्चर याद था, थोड़ा बहुत भूला था लेकिन याद था, लेकिन जायंट सन का इमॉर्टल एसेंस उसके पास नहीं था, इसलिए भाई ने नहीं बनाया। शायद उसके पास एप्रिकॉट एसेंस खत्म हो चुका है जो रैंक 9 का था। अपने एसेंस से वो इमॉर्टल गू हाउस चला ही नहीं सकता था। इमॉर्टल गू हाउसेस इतना एसेंस खा जाते हैं कि रैंक 8 गो इमॉर्टल्स ही सोलो यूज कर सकते हैं, बाकी रैंक 6 या रैंक 7 को मिल के एक तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है। और सबसे बड़ा इशू, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल को अभी भी हाफ जर्नी बाकी थी, यानी अभी तो उन्होंने आधा रास्ता ही तय करा है, आधा अभी भी बाकी है। वाई लिंग यांग सीरियस टोन में कहता है, लगता है अब हमें एक तरीके से स्पेसलेस टनल यूज करना ही होगा। बी चैंतियान शॉक में कहता है हाँ, वही एक वे है, एक रास्ता है जिससे हम बाकी डिस्टेंस को क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। दोनों रैंक 8 गो इमॉर्टल डिटरमाइंड थे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा उनका रिसॉल्व रेटेड का ऑप्शन कभी सोचा नहीं था, मतलब सोचा ही नहीं था। उनके एनकाउंटर्स चाहे रैंडम लग रहे हों, लेकिन हेवनली कोर्ट की विजडम पाथ गो इमॉर्टल फेरी जीवी पहले से सब प्रिपेयर कर चुकी थी और स्पेसलेस टनल भी जो था उन्हें प्लान में से एक था। यानी जो विजडम पाथ की बंदी थी उसे पता था ऐसी कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी ही, लेकिन वो शायद कोई तरीका ढूंढ रही होगी। उसमें से एक तरीका ये था कि स्पेसलेस टनल का यूज करना, जो कि अब शायद रेडी है तो ये लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है लक्स सेपरेशन हेवनली पैलेस। इस रैंक 8 इमॉर्टल गु हाउस के थ्रू या हुआंग सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 3 इमॉर्टल गु हाउसेस के एक्सपीरियंसेस को क्लियर देख पा रहा था। यानी यहाँ से बैठा बंदा बंदा अपनी टीवी जैसे सीन में देख रहा था कि उनकी क्या हालत चली है, जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट से लोग आ रहे थे। या हुआंग एकदम से एक्साइटेड था, कहता है लक्स सेपरेशन हेवनली पैलेस हेवन और अर्थ की लक को कंट्रोल करता है। इमोरियल ब्लैक हेवन में जो कुछ भी होता है, जैसे लाइटनिंग स्टॉर्म का डायरेक्शन, उसमें हेवेंस विल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता।
पर ये पैलेस कर सकता है। ये एक इनविंसिबल डिफेंस है, इसके होने से कोई भी नॉर्थर्न प्लेन्स में इन्वेड कर ही नहीं सकता। या हुआंग का टोन बहुत ही खतरनाक, एकदम गर्म टाइप का था। एक्साइटमेंट के साथ उसके अंदर जायंट सन इमॉर्टल वंडेबल के लिए डीप रिस्पेक्ट भी थी, क्योंकि बंदा अभी तक जिंदा है यार। वो साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल की तरफ मुड़कर बोलता है, कहता है, लॉर्ड, अब मुझे समझ आया कि आप इतने शांत क्यों थे। जब लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस यहाँ है तो कोई भी नॉर्थर्न प्लेन्स में घुसने की सोच भी नहीं सकता। साउथ डेसोलेशन हंसकर कहता है, ये पैलेस यहाँ 3 लाख साल से मतलब एक तरीके से स्टेशनड है। और समझे इसका मतलब क्या है, इसने इमोरियल ब्लैक हेवन तक अपने इफेक्ट डाल दिया है और व्हाइट हेवन भी इन्फ्लुएंस हुआ है इससे। यानी शायद ये जो लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस है, ये पूरा का पूरा ब्लैक हेवन कंट्रोल कर सकता है और ऊपर से व्हाइट हेवन पे भी थोड़ा बहुत असर है इसका। देख रहे हो पावर, ये है हेवन और अर्थ लक की सुप्रीम पावर। या हुआंग ने तुरंत ही मा होग्यून को याद करा। या हुआंग कहता है, जब हेवन एंड अर्थ लक इतनी स्ट्रांग है तो लिविंग बींस, ऑल लिविंग बींस की लक भी उतनी ही इम्पैक्टफुल होगी ना। पर अब फॉर्चून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गो ओल्ड एंसेस्टर शूहू के पास है और उसके पास शूहू के अगेंस्ट कुछ करने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन साउथ डिसोल्यूशन इमॉर्टल अलग था, पावरफुल और एक तरीके से कंपोज था। लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस की पावर और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल गो हाउसेस की बुरी हालत देखकर या हुआंग के मन में एक आइडिया आया। वो चाहता था कि साउथ डिसोल्यूशन इमॉर्टल शूहू के अगेंस्ट मूव करे। देखते हैं क्या होगा। पर साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल ने कामली हेड को शेक करा और स्माइल करा। कहता है, साउथ डेसोलेशन, मा हग्योन हमारे हुआंग जिन ब्लड लाइन का है, जायंट सन इंसेक्टर का डिसेंडेंट है। उसके पास फॉर्चून रिवीलिंग हेवन गू आना बिल्कुल सही है। शूहू के लिए वो गू छीनना इतना इजी नहीं होगा। या हुआंग थोड़ा सा वरिड था। कहता है, लेकिन लॉर्ड, ओल्ड इंसेक्टर शूहू इतने टाइम से उसको रिफाइन कर रहा है, क्या सिर्फ फॉर्चून रिवीलिंग हेवन गू की पावर उसका रिफाइनमेंट फेल करवा सकती है? यानी अब तक तो फेल करवाया है, लेकिन कब तक? क्या होता रहेगा ऐसा या किसी दिन वो सक्सेसफुल हो जाएगा? साउथ डेसोलेशन एकदम कामली कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्चून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गो के पास सिर्फ क्वासी रैंक 9 की पावर है, लेकिन वो शूहू जैसे रैंक 8 गो इमॉर्टल को रोक नहीं सकता। ऊपर से उसके साथ लेडी वाशु भी है, जो नॉर्थर्न प्लेन्स की 4 रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट में से एक आती है। पर क्या तुम्हें लगता है लॉन्गिविटी हेवन ने कुछ नहीं किया? हमने पहले ही अपने अरेंजमेंट्स कर लिए थे, इनकी अरेंजमेंट्स पहले से हो चुकी हैं। अगर शिहू उनको नहीं ढूंढ पाया तो उसका रिफाइनमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। या हुआंग को तब समझ आया कि लॉन्गिविटी हेवन ने ऑलरेडी प्लान बना लिया था और वो इतना फ्लॉलेस था कि सब लोग शूहू और वान शाओ तक ही एक तरीके से डिसीव हो गए। यानी सबको यही लगा कि शूहू और जो उसकी बीवी है वान शाओ, रिफाइनमेंट पाथ वाली बंदी, वो कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, उनमें ही बिजी थे। उनको ये नहीं पता कि लॉन्गिविटी हेवन ने कुछ प्लान या अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। सब पागल बन गए थे। या हुआंग एक तरीके से इम्प्रेस था। कहता है, अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग, लॉन्गिविटी हेवन ने तो शूहू जैसे पावर हाउस को भी अपने हाथ में नचा दिया। उसका रिस्पेक्ट और बढ़ गया। उसने साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल को देखा। अब उसे वो और भी ज्यादा डीप और एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई ये बंदा क्या करेगा, है ना। बहुत सीनियर लेवल फील हो रहा था उसको। लेकिन अगले ही सेकंड साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया। वो कंफ्यूज और अलर्ट लग रहा था। साउथ डेसोलेशन एकदम से शॉक्ड होते हुए कहता है, ये क्या हुआ? सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल अचानक गायब कैसे हो गए? मैंने बोला था भाई, देखो, नॉर्थर्न प्लेन्स को मैं भले कितना ऊंचा मान लूं, लेकिन भाई इन लोगों के पास एक ही तो वनरेबल था, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास 3-3 वनरेबल्स थे भाई। तो समझो यार, उनके पास खतरनाक और उनके पास विजडम पाथ वाले बंदे हैं। और पता नहीं कि उनके पास क्या है यार, एक इमॉर्टल ग्रेवयार्ड है। वहां पे तो बंदे सोए पड़े हैं, मरे नहीं है, वो सोए पड़े हैं ग्रेवयार्ड के अंदर। और जब कोई वहां से जागता है तो बहुत पावरफुल होता है, जैसे ये जागा था ड्यूक लॉन्ग। सोचो मतलब पावर है भाई, सेंट्रल कॉन्टिनेंट सबसे पावरफुल लगता है। लेकिन ये लोग भी कम नहीं है। देखते हैं क्या करते हैं अभी। यहाँ पे पक्का स्पेस टनल का यूज हुआ था ना, जो वो कह रहे थे, वो गायब हुए, अब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जाओ लियान, उनका सीन। शॉक्ड थी ये बंदी। कहती है, यहाँ हम कहाँ आ गए भाई? उसने बाहर देखा, फेस पे पूरा सरप्राइज और एक्सप्रेशन बड़ा खतरनाक था। इस बार इवन ये जी जो नॉर्मली सब कुछ जानता था या जानती थी, वो भी नहीं बता पाए कि ये जगह क्या है, क्योंकि बड़ी खतरनाक जगह थी। वही होगा स्पेस टनल। डू जेंजी केयरफुली था। कहता है, ये यूनिक है, ये बहुत यूनिक फेनोमिना है। क्या ये स्पेसलेस टनल हो सकता है? सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 3 इमॉर्टल गो हाउसेस, कैनरी पवेलियन, एजलिंग कैंप और वाइंड शिपिंग बिल्डिंग एक मैसिव टनल के अंदर मूव कर रहे थे। वो टनल भाई
एकदम पूरी ब्लू कलर की थी, जिसमें ना रेनबो कलर्ड थ्रेड्स एकदम भाई स्ट्रेच होके आगे बढ़ रहे थे। टनल के अंदर वॉल्स पे चमक रहे थे फुल डार्जलिंग लुक। और ये यूईएजी क्यूरियस था, कहता ये स्पेसलेस टनल होता है क्या? बू जेंजी एकदम सीरियस था, कहता है तुम्हें ये मतलब तुमने ये पहचान लिया, इतनी जल्दी पहचान लिया? ज़ाओ लियान एकदम से कन्फ्यूज़ थी, कहती है मतलब क्या ये वही है क्या? तो बू जेंजी एकदम कहता है क्योंकि स्पेसलेस टनल एक यूनिक इमॉर्टल किलर मूव है जो थीविंग हेवन डीमन वंडरबल ने बनाया था। अच्छा ये एक मूव है क्या? मुझे लगा ये कुछ फिनोमेना अलग होता होगा, लेकिन ये कोई मूव है। लेकिन ऐसा मूव जो किसी को टेलीपोर्ट कर दे, बड़ा खतरनाक है यार। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, दोबारा दिखा जाता है साउथर्न बॉर्डर सुपर गू फॉर्मेशन के अंदर ड्रीम रेलम में। फेंगयुआन जमीन पे भाई एकदम घुटनों के बल रिस्पेक्ट पे कर रहा था। तो फेंगयुआन कहता है डिसिपल अपने मास्टर को भाई रिस्पेक्ट करता है। उसके सामने एक फीमेल गो इमोर्टल खड़ी थी काम औरा के साथ। फीमेल इमोर्टल कहती है मैं हूँ जियांग म्याओजी, मैं वाटर पाथ कल्टीवेट करती हूँ। तुम मेरे डिसेंडेंट हो, पर तुम ट्रूली मेरे डिसिपल तभी बनोगे जब तुम ये टेस्ट पास मतलब हो जाएगा पास तब। फेंगजुआन कहता है प्लीज बताइए मास्टर। जांग म्याओजी ने अपने स्लीव्स को वेव करा, ड्रीम रेलम तुरंत ही चेंज हो गया। फेंगजुआन अब एक जेड ग्रीन पूल के सामने खड़ा था, वाटर बिल्कुल स्टिल था, स्मूथ एकदम स्मूथ चल रहा था, एकदम एकदम शांत जगह। यहाँ पे जिंग म्याओजी कहती है देखो फ्लोइंग रिवर भी पानी है, सी भी तो पानी है, ये शांत और काम जेड पूल भी तो एक पानी है। मैं काम वाटर पाथ कल्टीवेट करती हूँ, तुम्हें ये पूल में स्टेप करना होगा और बिना किसी गुवॉर्म के अंदर तुम पानी के ऊपर खड़े हो गए, तब मैं तुम्हें अपना डिसिपल मान लूंगी। भाई साहब पानी के ऊपर खड़े होना है लेकिन बिना किसी चीज का यूज करें। फेंगीमान एकदम से स्टंट रह गया, कहता मास्टर बिना गुवॉर्म के मैं तो मॉर्टल जैसा ही हो जाऊंगा ना, तो मॉर्टल बॉडी पानी के ऊपर कैसे खड़ी रहेगी? जियांग मियाओजी कोल्डली कहती है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है भाई, ये कहकर वो डिसअपेयर हो गई। फेंगीवान ने भाई सोचने लग गया, पूल के अराउंड कुछ राउंड्स लगाए, फिर स्टेप लिया और प्लॉप सीधा पानी में गिर गया, पूरा भीग गया और एकदम भाई गीला हो गया था। फिर सॉरी कहता है, उसने भाई दांतों को दबाया और सोचा, और सोचकर अनरावल ड्रीम किलर मूव यूज करा, पर इस बार कुछ हुआ ही नहीं। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है हाँ ये मूव बेकार हो गया है, सीरियस इशू है ना यहाँ पे, इसलिए बेकार है। कुछ टाइम पहले फेंगयुआन की लक पाथ अटेंडमेंट लेवल इंप्रूव हो गई थी, उसने क्यूआई लक सेंसेशन और ज्यादा एनहांस कर लिया था, और इसी से उसने यंग वुशी और उसके गैंग का लोकेशन ट्रेस कर लिया था साउथर्न बॉर्डर में। ये समझकर फेंगयुआ ने तुरंत ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। वो अपनी पावर राइज करना चाह रहा था, बढ़ा रहा था, और वो क्लैन से इमोर्टल गू बोरो कर रहा था। लेकिन जब वो निकलना चाहता था एक बड़ा इशू आ गया, अगर वो चला जाता तो वो क्लैन के पास कोई रैंक 7 गो इमोर्टल बचा ही नहीं था जो सुपर गू फॉर्मेशन को गार्ड कर सके, और उनका इमोर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस चल रहा था, सिचुएशन ऑलरेडी टाइट थी। ऐसे में अगर वो ये जो प्लेस थी यहाँ छोड़ देता है, जगह छोड़ता, तो दूसरे क्लैंस तुरंत ही ट्रबल क्रिएट कर देते हैं। वू योंग ने इमॉर्टल गू देने में हेल्प कर दी थी, पर फेंगयुआन को जाने की परमिशन नहीं दी थी। वू क्लैन के पास पावर थी, लेकिन टेरिटरी भी तो बहुत बड़ी थी, संभालने के लिए कोई लोग भी चाहिए पावरफुल, जैसे फेंगयुआन और साथी अच्छे वाले। उनके पास मैन पावर कम थी, फेंगयुआन जैसे एक्सपीरियंस्ड और पोजीशन होल्डर्स इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते थे। पॉलिटिक्स भी एक इशू था यहाँ पे। फेंगयुआन ने बार बार रिक्वेस्ट की, फाइनली वू योंग को मतलब मानकर रोल्स को सफल करना पड़ा, पर उस प्रोसेस में टाइम लगता है। फेंगयुआन को वेट करना पड़ेगा कि उसकी जगह कौन बाद में आएगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसी वेटिंग के दौरान फेंगयुआन एक सुपर्ब ड्रीम रेलम में घुस गया। वो ड्रीम रेलम कंसिस्टेंट चेंज हो रहा था, कुछ रियलिस्टिक और कुछ वेयर्ड टाइप का ड्रीम था। फेंगयुआन मोस्टली रियलिस्टिक वंस को एक्सप्लोर करता था क्योंकि वेयर्ड ड्रीम रिस्की होते थे। फेंगयुआन एनालाइज करते हुए कहता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जियांग मियाओजी शिउ नी की डिसिपल थी, और इस ड्रीम रेलम की ओनर जिंग मियाओजी की ट्रू डिसिपल है, मतलब लेजेंडरी सी कामिंग लॉर्ड। फेंगयुआन रिकॉलिंग करते हुए या पास्ट का याद करते हुए कहता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टाइम में एक इमोरल डेसोलेट बीस्ट ने फॉलिंग हेवनली रिवर का डायरेक्शन बदल दिया था। उसे एक मैसिव सुनामी आया था, पूरा लैंड फ्लड में भीग गया था, एकदम बाढ़ बाढ़ आ गई थी। तब हेवनली कोर्ट की गो इमोर्टल सी कामिंग लॉर्ड ने इमोर्टल किलर मूव यूज करके रिवर को वापस नॉर्मल डायरेक्शन में भेजा और सी लेवल को स्टेबलाइज किया। उसके मेथड इंसेन थे। फेंगयुआन सोचते हुए कहते एकदम रियलाइज करते हुए अब समझ आया मेरा अनरेवल ड्रीम यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा। ये ड्रीम रेलम बहुत पावरफुल है, मेरा किलर मूव सिर्फ रैंक 6 इमोर्टल गो पे बेस्ड है, इसको तोड़ नहीं सकता।
ड्रीम रियलम की स्ट्रेंथ का डायरेक्ट रिलेशन उसके मेन पर्सन से नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए फेंग युआन पहले स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल के ड्रीम रियलम में गया था। वहां उसने अनरावल ड्रीम यूज किया था और सक्सेस नहीं मिली, मतलब सक्सेस मिल गई थी उस टाइम पे क्योंकि शायद छोटा वाला था। लेकिन अब जब उसने सी कामिंग लॉर्ड के ड्रीम रियलम में ट्राई करा तो अनरावल ड्रीम बिल्कुल काम नहीं करा। सी कामिंग लॉर्ड सिर्फ रैंक 8 था, वो स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल के लेवल का नहीं था। फिर भी ड्रीम रियलम की स्ट्रेंथ का उनके कल्टीवेशन और लाइफ टाइम पावर से कोई लिंक ही नहीं होता। यानी ये कनेक्शन क्या है, ये फेंग युआन को खुद नहीं पता था। और याद रहे, अपनी पिछली लाइफ में 500 साल वाली लाइफ में भी फेंग युआन ड्रीम रेलम में एक्सपर्ट नहीं था। उसका मेन फोकस ब्लड पाथ कल्टीवेट पे ही था। ड्रीम रेलम का वो डीप स्टडी नहीं करता था, पर वो इतना जानता था कि जितना स्ट्रॉन्ग ड्रीम रेलम होता है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है अगर उसे सक्सेसफुली एक्सप्लोर कर लिया जाए तो। ये याद आते ही उसका इंटरेस्ट ड्रीम रेलम के अंदर बढ़ गया। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, वो क्लाइम अभी तक न्यू रोल्स असाइन नहीं कर पाया। मैं इमॉर्टल को बोरो करना चाहता हूँ, पर वो योंग तब तक नहीं देगा जब तक न्यू रोल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। तब तक तो मैं इसी ड्रीम रेलम में रिसर्च करता हूँ। अगले कुछ दिन फेंग युआन ने अपना माइंड काम करा, ड्रीम रेलम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। उसका टेस्ट ये था कि बिना किसी गू वर्म के पानी के सरफेस पे स्टैंड करना। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता था क्योंकि बिना गू वर्म के कोई भी गू मास्टर एक मॉर्टल जैसा हो जाता है, एक नॉर्मल इंसान। एक्सेप्ट कुछ रेयर गू जैसे फॉर्चून रिवीलिंग हेवन या ब्लैक बोर गू जो बॉडी के दामाग कर्व करते हैं। यानी ये जो गू होते हैं एक बार यूज होते हैं और तुम्हारी बॉडी में ही घुस जाते हैं, यानी तुम्हारी बॉडी और ये गू एक ही हो जाते हैं। तो उस टाइम पे तो कोई गू वर्म यूज थोड़ी ना हो रहा, वो तो एक बार यूज हो चुका था, अब तुम्हारी बॉडी वही हो गई, तुम्हारी बॉडी एक तरीके से अलग बन गई। तो इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तब शायद तुम खड़े हो जाओ। फेंग युआन सोचते हुए कहता है, हाँ, वाटर पाथ में वाटर वॉकिंग गू जैसे मतलब होते हैं, जो वाटर वॉकिंग गू होते हैं जिससे गू मास्टर पानी पे रन कर सकता है, भाग सकता है। वो इस टेस्ट का पार्ट नहीं है, इस ड्रीम रेलम में अलाउड भी नहीं है। अगर होता भी तो मैं उसे यूज ही नहीं करता क्योंकि ये प्रॉब्लम ड्रीम के टास्क की है ही नहीं, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग की है। पानी फ्रीज करके स्टैंड करना या कोई ट्रिक यूज करना हुआ, ये सब चीजें भाई स्केप और रियल आंसर नहीं है। फेंग युआन सीरियसली सोच के कहता है, जिंग मियाओजी ने कहा था वो मेरी एप्टीट्यूड टेस्ट कर रही है, ये एक रियलिस्टिक ड्रीम रेलम है। सी कामिंग लॉर्ड ने इसे पास किया था। वो एक तरीके से मतलब उसने वो भी कर सकती है तो भाई मैं भी तो कर ही सकता हूँ। मेरी वाटर पाथ अटेनमेंट अब क्वासी ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है। फेंग युआन ने बार बार ट्राई करा, हर बार वो भाई गिर रहा था। नॉर्मल मोटर्स अगर एक बार भी यहाँ गिरते तो उसका सोल तुरंत ही भाई टूट के मर जाते, और गो इमोर्टल अगर मल्टीपल गिर जाए तो उनका सोल भी वीक हो जाता है। पर फेंग युआन का सोल फाउंडेशन बहुत ही डीप था, वो एक ड्रीम सेशन में 7 से 8 बार गिर सकता था। एक तरीके से अगर मान लो अगर 17 या 18 बार, सॉरी 7-8 बोल दिया मैंने, 17 या 18 बार एक ही बार में जा सकता है। ऐसा मान लो कि अगर ड्रीम रेलम में कोई मुसीबत आ गई है भाई के ऊपर, तो वो ऐसा नहीं है कि एक बार गिर गया, सोल कमज़ोर हो गई तो बाहर आएगा, फिर गट्स को यूज़ करेगा, फिर दोबारा जाएगा, नहीं। वो एक बार ड्रीम रेलम में फँस जाता है या कोई दिक्कत आती है तो 17 से 18 बार वो वहाँ पे ट्राई मार सकता है और फिर वो बाहर आके दोबारा सोल को मजबूत करके दोबारा 17 से 18 बार ट्राई मार सकता है। यानी अच्छा खासी चीज़ थी इसकी ये। उसके बाद वो गट्स को यूज़ करता है और एक मॉर्टल गूड जो डांगुन माउंटेन से ओरिजिन करता है, यानी गट्स को उससे सोल हील करके सुपर इफेक्टिव तरीके से वापस ट्राई करता। इसी हेल्प के साथ फेंग युआन ट्राई करता रहा और धीरे-धीरे उसके अंदर एक फीलिंग आई, एक वियर्ड, एक मिस्टिकल फीलिंग जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता था। फिर से वो ट्राई करता रहा, स्टेप पानी में लिया, ऊपर दोबारा प्लॉप आवाज़ आई, बंदा नीचे। जब वो क्लाइंब करके बाहर आया तो देखा कि उसकी मास्टर जियांग मियाओ पूल के पास खड़ी है, उसकी तरफ गुस्से से देख रही है। जिंग मियाओजी एंग्री होते हुए कहती है, ये क्या एप्टीट्यूड है तुम्हारा, इतना सिंपल टेस्ट अब तक पास ही नहीं कर पाए, तुम मेरे डिसिपल बनने लायक ही नहीं हो। फेंग युआन कामली स्माइल करते हुए कहता, मास्टर मैंने कर लिया जैसे आपने कहा था, बिना डूबे पानी के ऊपर खड़ा रहना मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और देखो मैं तो खड़ा हूँ। जिंग मियाओजी एकदम फ्यूरियस, एकदम सरकास्टिक टोन में कहती है, ओ रियली? तो ये तुम्हारे कपड़े में पानी क्या लगा है? फेंग युआन सॉफ्टली कहता है, वो कुछ नहीं। मेरे दिल के अंदर एक पूल है, बिल्कुल शांत और स्टिल। मैं उस पे खड़ा हूँ। जब मैं नीचे देखता हूँ मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है। जिंग मियाओ का गुस्सा धीरे-धीरे फेड हो गया। उसने फेंग युआन को डीप नज़र से देखा और सिंपली बोला, नॉट बैड, आज से तुम मेरे ऑफिशियल ट्रू डिसिपल हो। और उसके नेक्स्ट मोमेंट पूरा ड्रीम रियलम गायब हो गया। फेंग युआन रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। फेंग युआन एकदम से शॉक्ड हो गया। कहा बस एक ही सीन था इस ड्रीम रियलम के अंदर, बस कंप्लीट। उसका शॉक और ज़्यादा बदला और खतरनाक हो गया। स्माइल भी आ गई।
फेंग युआन एकदम एक्साइटेड हो गया, कहा अमेजिंग, मेरी वाटर पाथ की अटेनमेंट लेवल फाइनली ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गई। पहले वो सिर्फ क्वासी ग्रैंड मास्टर था, यानी ग्रैंड मास्टर से एक लेवल पीछे, लेकिन अब वो भाई बन गया था। लगता था जैसे बहुत क्लोज है, पर एक्चुअली अभी भी डिस्टेंस बहुत बड़ा था। अब वो गैप खत्म हो गया था, फेंग युआन फाइनली ट्रू वाटर पाथ ग्रैंड मास्टर बन गया था। अब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथ और ब्लड प्लस विजडम प्लस स्टार पाथ और प्लस लास्ट में इन सब चीज़ों में वाटर ग्रैंड मास्टर बन चुका था। अब उसका एक तरीके से उसने अपना 6th पाथ कंप्लीट कर लिया था, यानी वो 6 पाथ में ग्रैंड मास्टर बन चुका है। अभी बचे कुछ और भी पाथ हैं, उन सब में बनना था उसको, तब जाके वो सबके सबके लिटरली जो भी आएगा सबके ब्लसलैंड को एब्जॉर्ब कर सकता है बंदा अपना, रैंक 7 तक भी। अब आगे सीन दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस के अंदर, फुल टेंशन वाला सीन था। साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल एकदम से फ्रस्ट्रेटेड था, कहता है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल बिना ट्रेस के डिसअपीयर कैसे हो गए? अब उनका शांत स्माइल गायब था, फॉरहेड पे एकदम भाई पसीने आ गए थे। वो पैलेस कंट्रोल करते हुए हर जगह चेक कर रहा था, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो था। या हुआंग एकदम से कंफ्यूज था, कैसा लॉर्ड साउथ डेसोलेशन कुछ करना है क्या? तभी एक डीप वॉइस घूमी, जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल ज़ॉम्बी कहता है ये स्पेसलेस टनल है। साउथ डेसोलेशन एकदम से शॉक्ड हुआ, कहता है क्या? सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल के पास थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल का इमॉर्टल किलर मूव है? जायंट सन एकदम जो ज़ॉम्बी था, वो डाइंग स्टेट में था, कहता है नहीं, वो बस थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल के छोड़े हुए स्पेशलिस्ट टनल का यूज़ कर रहे हैं। यानी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो उसने ये टनल यूज़ करा होगा, तो वही जो टनल बन गया था उसी का यूज़ कर रहे थे बस। स्पेसलेस टनल एक स्पेस पाथ का इमॉर्टल किलर मूव था। पहले ज़माने में थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता था, अपना घर वापस जाने का तरीका ढूँढने, और वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला वल्नरेबल था। 5 रीजन और दोनों हेवेंस में उसके फुटप्रिंट्स थे, यानी वो हर जगह घूमा है भाई, हर जगह, लिटरली हर जगह। उसने समझा था कि एक इंसान बहुत छोटा है और ये वर्ल्ड बहुत बड़ा, इसलिए उसने स्पेसलेस टनल क्रिएट करा, ट्रैवल डिस्टेंस से शॉर्ट करने के लिए और एक्सप्लोरेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। एक्सप्लोर स्पीड में होगा कई नए मतलब कई सालों में, मतलब कई सालों पहले तो एक तरीके से टनल थी, सब कुछ गायब हो गया, पर उसके जो कुछ स्पेसलेस टनल्स थे आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इमॉर्टल्स रैलिक होते हैं ना, वैसे टाइप के। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट सेक्ट ने उनके ऊपर रिसर्च कभी बंद कर दी थी, मतलब थोड़ी बहुत कर दी थी, दुनिया को लगा, लेकिन करी नहीं थी, असल में वो कर रहे थे, उनकी रिसर्च हमेशा से चालू रही। क्योंकि थीविंग हेवन एक अदरवर्ल्डली डीमन था और हेवनली कोर्ट उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के पास थीविंग हेवन की एक ट्रू इनहेरिटेंस थी, जो उन्होंने ज़ाओ लियनन को दे दी। यह हेवनली कोर्ट की रिसर्च का रिजल्ट था। जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल को ये स्पेसलेस टनल मिला, तो उन्होंने उसका मेथड से अपने ट्रैवल डिस्टेंस को शॉर्ट कर लिया। साउथ डेसोलेशन एकदम से रियलाइज करते हुए कहता है, तो ये टनल कहाँ जा रही है? जायंट सन ज़ॉम्बी कहता है, मैं भी नहीं कह सकता, ये थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल का काम है। जब जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल जिंदा था, तब भी उसे थीविंग हेवन की इनहेरिटेंस में लॉस हुआ था। वो लक पाथ का क्रिएटर था, पर थीविंग हेवन के ट्रिक्स के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाया था। साउथ डेसोलेशन एकदम से चुप हो गया। या हुआंग भी एकदम से स्टंट था। वो कहता है अब क्या करें? जायंट सन ज़ॉम्बी कामली कहता है उन्होंने स्पेशलिस्ट टनल यूज़ किया, मतलब वो कहीं ना कहीं ज़रूर एक तरीके से रीअपियर होंगे, हमें बस वेट करना होगा कि कहाँ वो आते हैं। या हुआंग वरिड था, कहता है मतलब वो किसी भी जगह अपीयर हो सकते हैं, अगर वो सीधा नॉर्थर्न प्लेन्स में आ गए तो क्या होगा? सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल्स काफ़ी डैमेज ले चुके थे, पर अभी भी सुपर पावरफुल थे। 3 इमॉर्टल गो हाउसेस प्लस 3 रैंक 8 गो इमॉर्टल, कई रैंक 6 और रैंक 7 वाले भी थे, और एक रैंक 9 लव गो ये भी था उनके साथ। अगर ये लाइनअप किसी भी हुआंगजिन ट्राइब के बेस पे अपीयर होती, तो वो ट्राइब भाई खत्म, डेफिनेटली लॉस थी। या हुआंग अनईजी फील करते हुए कहता अगर वो मेरे याओ ट्राइब पे आ गए तो? साउथ डेसोलेशन एकदम से सीरियस हो गया, कहा इंस्पेक्टर प्लीज गाइड मी। जाइंट सन ज़ॉम्बी शांत होते हुए कहता है मेरे डिसेंडेंट अपना फेट खुद लिखते हैं। फॉर्च्यून या ये जो डिजास्टर है एक कॉइन के 2 हिस्से हैं, और बैड भी है और गुड भी बन सकता है। ये नॉर्थर्न प्लेन्स के लिए क्लैमिटी लग रही है, पर ये ब्लेसिंग भी बन सकती है। मेरा मेन बॉडी कब का मर चुका है, ये मेरा एरा नहीं है। तुम सब मेहनत करो, सक्सेस या फेलियर सब तुम्हारे एक्शंस पे डिपेंड करेगा। ये कहकर जाइंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल जो भी था ज़ॉम्बी स्टेट में साइलेंट हो गया। साउथ डेसोलेशन और या हुआंग ने एक दूसरे को एकदम हेल्पलेस नज़र से देखा। सीन यहाँ पे खत्म हुआ। सीन दिखाया जाता है दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए साउथर्न बॉर्डर सुपर गो फॉर्मेशन। फेंग युआन एक सिंपल गो मटेरियल होल्ड कर रहा था। उसने कैजुअली वो मटेरियल स्टोव पे डाल दिया। स्टोव का फ्लेम जल रहा था, पर हीट के बदले कोल्ड एनर्जी निकल रही थी।
व्हाइट ब्लू फ्लेम एक कोल्ड फायर था। थोड़ी देर में वो कोल्ड फ्लेम डिसअपियर हो गई और एक स्टोव में गुवम उड़ा। ये वर्म एक मस्कीटो लार्वा जैसा लग रहा था। ब्राउन बॉडी, अंदर थोड़ा-सा ग्रीन था, शेप व्हाइट था। उड़ते वक़्त उसका बॉडी कंप्रेस और एक तरीके से एक्सपेंड हो रहा था, काफ़ी यूनिक था। ये एक स्ट्रेंथ पाथ मॉर्टल गू था जिसका नाम था पुलिंग वाटर। फेंग युआन के पास ऑलरेडी रैंक 6 इमॉर्टल गू विज़न था। मतलब इसका विज़न कह रहा हूँ, वर्ज़न था। यानी इसके पास पुलिंग वाटर वाला रैंक 6 है नहीं, इसलिए। पुलिंग रिवर या जो भी है उसका नाम, जिसका नाम पुलिंग वाटर था, हाँ। पर ये मॉर्टल वर्ज़न अलग था। पुलिंग वाटर गू एक मिस्टीरियस पावर रिलीज़ कर रहा था जिससे गू मास्टर रिवर या वाटर करंट्स कंट्रोल कर सका था। मॉर्टल वर्ज़न का इफ़ेक्ट ऑब्वियसली वीक था, पर फेंग युआन खुश हो गया। क्यों? इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं। एक ही टाइप का एक एग्ज़िस्ट करता है। अगर फेंग युआन एक टाइम पे 2 किलर मूव यूज़ करे, जैसे पुलिंग वाटर इमॉर्टल गू चाहिए तो वो प्रॉब्लम हो जाती। अब वो मॉर्टल वर्जन्स को यूज़ करके इमॉर्टल गू को टेम्परेरीली रिप्लेस कर सकता था, इसलिए इमॉर्टल होने के बाद भी मॉर्टल गू वर्जन यूज़फुल होते थे। ये सक्सेस उसके वाटर पाथ ग्रैंड मास्टर लेवल होने की वजह से हुई थी। पुलिंग वाटर भले स्ट्रेंथ पाथ का गू हो, पर उसका लिंक वाटर पाथ से भी था। पहले जब फेंग युआन सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ ग्रैंड मास्टर था, तब वो मॉर्टल पुलिंग वाटर गू का रेसिपी रिड्यूस नहीं कर पाता था। अब उसकी वाटर पाथ की अटेंडेंट ग्रैंड मास्टर बन गई थी। अब उसे रेसिपी नेचुरली याद हो गई थी, बिना डिड्यूस किए। सब कुछ एकदम एक तरीके से एक फ्लो में हुआ, जैसे नेचुरली अनलॉक हुआ हो। फेंग युआन एकदम फ़ील करते हुए कहता है, वाटर पाथ ग्रैंड मास्टर, इस लेवल के बेनिफिट्स अलग ही हैं। अब उसे सिर्फ न्यू गू रेसिपीज़ नहीं मिल रही थी, बल्कि पुराने किलर मूव्स और फ़ॉर्मूलाज़ भी नए इंसाइट मिल रहे थे, यानी कुछ-कुछ आइडियाज़ आ रहे थे कि कैसे सॉल्व होंगे। उसके 500 साल के एक्सपीरियंस में जितना वाटर पाथ नॉलेज था, सब एकदम से क्लियर समझ आने लगा। पहले वो टावर के नीचे खड़ा था, ब्रिक्स देख रहा था, अब वो टावर के टॉप पे खड़ा था और पूरी बिल्डिंग का व्यू देख रहा था बाहर से कि क्या दिख रहा है। फेंग युआन सोचते हुए और एकदम स्माइल करते हुए कहता है, ये अटेनमेंट लेवल मटेरियल मैंने मेज़र मतलब एक तरीके से ये जो अटेनमेंट लेवल है ना, ये मटेरियल में मेज़र नहीं हो सकता, यानी किसी तरीके से इसे मेज़र नहीं कर सकते कि इसकी कितनी पावर है, कितनी नहीं। पर मेरी स्ट्रेंथ इनसेन लेवल ग्रो हुई है। अब मेरे पास ऑलरेडी 5 ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल्स हैं और जब ये पाथ एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनका कंबाइंड पावर और भी ज़्यादा हो जाता है। अब समझ आया मेरी पिछली लाइफ़ में लोग ड्रीम रेलम के पीछे इतना पागल क्यों थे। फेंग युआन को याद आया पिछली ज़िंदगी में उसका फ़ोकस सिर्फ़ ब्लड पाथ कल्टीवेशन पे था। और फेंग युआन के पास ऑफ कोर्स रीज़न थे कि वो ड्रीम इलेवन को एक्सप्लोर करेगा। क्योंकि देखो पहले उसके एनिमीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसे बेटर स्ट्रेंथ चाहिए थी। दूसरा ड्रीम रेलम का यूज़ मतलब उसे ज़ीरो नॉलेज था, रिस्क लेना बेकार होता। अगर मतलब थोड़ा बहुत एक तरीके से होता है ना, ड्रीम रेलम का उसे ज़ीरो नॉलेज है, रिस्क लेना बेकार होगा। अगर वो वियर्ड ड्रीम या अजीब वाले ड्रीम में जाएगा, एक तरीके से जितना वो जानता था उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहा था और हेवेंस विल भी उसके अगेंस्ट इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए अब जब उसने ना वाटर पाथ का ग्रैंड मास्टर लेवल अचीव किया था और डीपली एक्सप्लोर करने वाला था, तब वू क्लैन ने एक रैंक 7 को इमॉर्टल भेजा। उस इमॉर्टल ने क्लैन के ऑर्डर्स और फेंग युआन के बोरोड इमॉर्टल को डिलीवर किए। ट्रेड कंप्लीट करते ही फेंग युआन ने सुपर गू फॉर्मेशन छोड़ा और सीधा नॉर्थ ईस्ट फ्लाई कर गया। उसने वू योंग को बोला था, मुझे पर्सनल रीजंस है, ईस्टर्न सी वापस जाना होगा। वू योंग समझ गया क्योंकि वू यी है था। इसे सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि फेंग युआन जिसका भेस में है वो बंदा कभी ईस्टर्न सी का ही था, तो इसलिए फेंगयुआन रीजनल वॉल क्रॉस करके ईस्टर्न सी पहुंचा। एक नेमलेस सी एरिया में अपना इमॉर्टल एसेंस प्राइमल सी सेटअप किया और रेस्ट करा। और उस टाइम पे वो अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, नए इमॉर्टल गोल किरण में उसको मास्टर कर रहा था। जितना ज़्यादा टाइम नियर आता गया उतना शांत फेंगयुआन हो गया। अब उसका गोल क्लियर था, यिंग वुशी को मार कर जो थ्रेट है आगे जाके बनने वाला है, आगे क्या अभी भी थ्रेट ही है, उसको मार के ख़त्म करो। टाइम परफेक्ट लगते ही उसने क्यूआई लक्सेंसेशन एक्टिवेट करा और सरप्राइज़ से यिंग वुशी और उसके लोग साउथर्न बॉर्डर पे निकल के ईस्टर्न सी पहुंच गए थे। फेंग युआन हंसते हुए कहता है, परफेक्ट, ईस्टर्न सी में उन्हें मारना ईजी होगा। अब बिना डिले के वो स्काई में उड़ा, उनके पीछे चला। दूसरी साइड यिंग वुशी और बाइनेमिंग और उनकी टीम सी के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। अब बाइनेमिंग उनकी एक तरीके से इक्वल अलाई थी, स्लेव नहीं। कुछ दिन पहले यिंग वुशी ने यांग को निकाल के उसका किलिंग इंटेंट कंट्रोल किया था। फिर उसने बात करके एक नया अलायंस प्रपोज किया। बाइनिमिंग ने पहले मना किया, कह दिया मैं यांगू छोड़ दूंगी पर तुम्हें मारूंगी। पर यिंग वुशी ने मतलब स्मार्ट टॉक करके उसे कन्विंस कर लिया था। बाइनिमिंग ने यांगू वापस लिया पर वो अलर्ट थी, उसे पता था कि फेंगयुआन के पास अपर स्टीम हेवनली ईगल था, मतलब वो उनके लिए बड़ा डेंजर था।
इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बाई शैंग रोटा हेवन में रुकना एक तरीके से गलत होगा, क्योंकि वो ईज़िली उसे ट्रैक कर सकता है। बाई निमिंग ने उसके मतलब सीक्रेट मैसेज भेजा। बाई निमिंग कहती है, यिंग वुशी, तुमने बोला था तुम्हारे पास फेंग युआन को हैंडल करने का प्लान है, पर हम अभी ईस्टर्न सी में घूम रहे हैं। ये प्लान है क्या एग्ज़ैक्टली, बताना ज़रा मुझे। यिंग वुशी हँसते हुए कहता है, रैंक 8 से फाइट करनी है तो रैंक 8 सही है ना, ईस्टर्न सी डेस्टिनेशन नहीं है, हम नॉर्थर्न प्लेन्स जा रहे हैं। बाई निमिंग कहती है, नॉर्थर्न प्लेन्स में शैडो सेट के पास रैंक 8 है? जोक मत करो, अगर होता तो वो यीतियान माउंटेन जो माउंटेन हुई थी उस वॉर में उसे यूज़ करते। यिंग वुशी शांत था, कहता है, तब टाइमिंग सही नहीं थी, अब परफेक्ट चांस है। नॉर्थर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की मतलब आपस में फाइट हो रही है। फाइट कर रहे हैं फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू के लिए। हम स्नोई माउंटेन ब्लेसलैंड जा रहे हैं, वहाँ वो गू मिलेगा। उस पावर से फेंग युआन को मारेंगे और अपना सवेनियर इमॉर्टल बॉडी वापस लेंगे। ये बोलते ही यिंग वुशी ने पीछे देखा और हँसा। यिंग वुशी कहता है, ये लो वो आ गया। यिंग वुशी बोलते हुए फ़ील कर रहा था कि उसके ऊपर का जो लक एनर्जी है वो वायलेंटली शेक कर रहा था, यानी बहुत अजीब तरीके से शेक करने लग गया। फेंग युआन ने अपना क्यूआई लक सेंसेशन इतना बूस्ट कर लिया था कि यिंग वुशी इमॉर्टल प्राइमेसी में छुप कर भी बच नहीं सकता था। पर यिंग वुशी ऐसा बंदा नहीं था जो डेथ का वेट करे। उसने सोचा और डिसाइड किया, चुप एक तरीके से मतलब ज़्यादा चुपचाप तो बैठा रहूँगा, मतलब बैठा नहीं रहूँगा और छुप भी नहीं सकता। तो उल्टा एडवांटेज लेना पड़ेगा इस चीज़ का। अब वो कंसील करने के बजाय अपना लक सेंसेशन का पावर को मतलब पावरफुल बना रहा था। उसने एक नया इमॉर्टल किलर मूव बनाया, लक वाइब्रेशन डिस्टेंस, जिससे वो फेंग युआन के डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सके। ये एक तरह का रिवर्स डिडक्शन मूव था। फेंग युआन अपनी लक से उन्हें ट्रैक कर सकता था और यिंग वुशी अपनी लक से उसका लोकेशन फ़ील कर सकता था कि कितना पास कितना दूर है। अब ये पॉसिबल था क्योंकि यिंग वुशी स्पेक्ट्रल सोल का स्प्लिट सोल था। मेमोरीज़ भरे चली गई हों, पर अटेनमेंट लेवल अभी भी बहुत हाई था। जब उसने फ़ील किया कि फेंग युआन पास आ रहा है, यिंग वुशी चिल्लाया, कहा, फॉर्मेशन में आ जाओ। जो प्लान डिस्कस किया था वही यूज़ करेंगे फेंग युआन को रोकने के लिए। तुरंत ही 5 गू इमॉर्टल ने फ्लाई करना बंद करा, एक साथ पावरफुल इमॉर्टल गू फॉर्मेशन बनाई। ये वही फॉर्मेशन थी जो उसने यिंग वुशी और उसके टीम अप को ट्रैप कर चुकी थी, यानी बाइंडिंग वाली फॉर्मेशन। अब सेम ट्रैप फेंग युआन को फँसाने वाला था। बाइनिमिंग एकदम से फ़ोकस टोन में कहती है, वो आ गया। अब वो बाईशांग रोटा हेवन की ओनर थी। उसके पास टॉप टायर इमॉर्टल गो प्लस अपग्रेडेड इन्वेस्टिगेशन किलर मूव थे, यानी स्किल थी। अब उसने पहले फेंग युआन के आने का ट्रेस पकड़ा। सबने उसके डायरेक्शन में देखा। साउथर्न सी के वेव्स उछल रहे थे और वहाँ एक ड्रैगन, एक स्वॉर्ड ड्रैगन भाई इमर्ज हुआ। सिल्वर स्केल्स चमक रहे थे। उसका हॉर्न स्काई को पियर्स कर रहा था। क्लॉज़ एकदम शार्प थे, टीथ एकदम आइस वाले थे, ग्लो कर रहे थे। यिंग वुशी और उसकी टीम रेडी थी। उनके सामने था सबसे बड़ा खतरनाक उनका एनिमी, सबसे डेंजरस एनिमी फेंग युआन। बाइनिमिंग कोल्ड टोन में कहती है, फेंग युआन, हिम्मत है तो हमारी फॉर्मेशन में आ जा। फेंग युआन ने उसे देखा। वो अब एक ड्रैगन लेडी बन चुका था। पहले से ज़्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल लग रहा था। एक पल के लिए फेंग युआन स्टन्ड हुआ। दोनों की मुलाकात बहुत टाइम बाद हुई थी, यानी बाइनिमिंग और फेंग युआन ने एक दूसरे को देखा ना, इसलिए क्योंकि कभी दोनों ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस के नाम से फेमस थे, अब वो एक दुश्मन बन चुके थे। फेंग युआन गुस्से में कहता, अच्छा तुझे भी मार दूँगा। उसने एक ह्यूज व्हाइट ड्रैगन ब्रेथ छोड़ा, डायरेक्टली बाइंडमिंग की तरफ गया, लेकिन वो अटैक एक इनविजिबल लाइट बॉल से टकरा गया और कोई डैमेज नहीं हुआ। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, गू फॉर्मेशन। वो समझ गया कि ये सेम पावरफुल इमॉर्टल गू फॉर्मेशन थी जिसमें पहले यिंग वुशी और उसकी गैंग ट्रैप हुए थे। अब उन्होंने इसी फॉर्मेशन का यूज़ करके फेंग युआन को रोकने की कोशिश की। फेंग युआन ने सिचुएशन को एनालाइज़ किया। फॉर्मेशन सेट करने का मतलब ये है, ये लोग अपना ट्रेस छुपा नहीं सकते, पर मेरी लोकेशन का आइडिया ले चुके हैं। ये फॉर्मेशन सिंपल नहीं थी, इन्हें अपनी स्ट्रेंथ पे फुल कॉन्फिडेंस है। फेंगिवा ने डिसाइड किया कि बिना सोचे समझे अटैक करना स्टुपिडिटी होगी। हो सकता है कोई स्टेप ब्लफ हो ताकि मुझे फंसा के मेरे को मतलब उकसा के अंदर भिजवा रहे हो, फंसा दें। बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से वीक, ये भी हो सकता है। इसलिए उसने डायरेक्टली चार्ज नहीं करा। वो स्काई में अपना स्वॉर्ड ड्रैगन घुमाता रहा, फॉर्मेशन ऑब्जर्व करता रहा और प्लान बनाता रहा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, वो मेरे से मिस हो गई। असल में ये लोग जब भाग रहे थे ना, तुम्हें पता होगा ये ईस्टर्न सी में भाग रहे थे। लेकिन ये ईस्टर्न सी में ऐसे नहीं भाग रहे थे, ये स्पेस टनल का यूज़ करके भाग रहे थे। स्पेस टनल का यूज़ करके भाग रहे थे। यिंग वुशी का दिमाग देखो, जानते हो कितना खतरनाक है, उसका टनल लेवल भी खतरनाक है। शैडो सेट को सब पता है ये इसके बारे में, ये जो टनल-वनल है सबके बारे में, कि ये 5 मतलब 5 रीजन प्लस 2 हेवन्स को जोड़ता है। तो ये लोग टनल लेके ईस्टर्न सी में भाग रहे थे। लेकिन जब इन्हें पता चला फेंग युआन इनके पीछे आ रहा है, क्योंकि फेंग युआन के पास भी दिमाग है भाई, उसे भी पता चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं पता टनल के बारे में, लेकिन वो पता तो कर रहा था। तो ये लोगों ने क्या करा, इन्होंने टनल छोड़ी, ये सीधा एक और टनल इन्होंने एक्टिवेट करी जो इनको ले गई सीधा ब्लैक हेवन के अंदर, और ये लोग ब्लैक हेवन के अंदर जा चुके हैं। तो अभी इनकी फाइट ब्लैक हेवन में होने वाली है। ब्लैक हेवन के अंदर ही फेंग युआन के राउंड-राउंड घूमे जा रहा है, आपस में घूमे जा रहा है, और ये लोग एक फॉर्मेशन बना के ब्लैक हेवन के अंदर छुपे पड़े हैं।
इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्पेसलेस टनल के अंदर, जहाँ पे सीन दिखाया जा रहा है 3 इमॉर्टल गो हाउसेस का, यानी सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले लोगों का। मैरिड टाइडल ड्रग जैसे ही होश में आया बोला कि यार थिविंग हेवन डीमन वनरेबल का मेथड सच में क्रेजी है, 3 लाख साल पुराना मूव अभी भी काम कर रहा है। वाइलिंग यांग बोला तू जाग गया, परफेक्ट, चलो अब निकलते हैं। एक्चुअली वो लोग टनल से पहले ही निकल सकते थे, पर जानबूझकर वेट कर रहे थे ताकि मैरिड टाइडल ड्रग जो ड्रैगन है वो रिकवर हो जाए। अब तीनों रैंक 8 गु इमॉर्टल वापस फुल पावर में थे, तीनों इमॉर्टल को हाउसेस रेडी हो गए थे, सब एक्साइटेड थे, आगे फाइट होने वाली थी। जाओ लियनन ने मन में कहा मा होंग्युन रुक जा, मैं आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो टनल के एंड तक पहुंचे, एक मैसिव घोस्ट फेस से सामने आया, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। सब शॉक में थे, ये क्या हो रहा है? तभी बोलता है ये तो स्पेक्ट्रा सोल डीमन वनरेबल का घोस्ट फेस बिना आवाज के रोर कर रहा है। टनल तोड़ने लगता है, पूरा स्पेसलेस टनल कोलैप्स होने लगता है, क्रैक्स स्पाइडर वेब जैसे फैल रहे थे। मैरिड टाइडल ड्रक चिल्लाया डिफेंड करो, ये वही है, ये घोस्ट फेस है। वी चेंतियान वाइलिंग यांग ने इमॉर्टल हाउसेस को मैक्स लिमिट तक पुश करा, पर फायदा नहीं था। स्टॉर्म, ये जो स्पेस स्टॉर्म था, इतना पावरफुल था कि तीनों वो हाउसेस अलग हो गए, एक दूसरे से दूर पीसेस में टूट गए, एक बड़ा सा ब्लैक होल बना और सब कुछ खा गया। कैनरी पवेलियन सबसे पहले उस होल में चला गया था और कुछ सेकंड में गायब भी हो गया। एजलिंग टैम और वाइन शिपिंग बिल्डिंग भी बेयरली होल्ड कर पा रहे थे, यानी इनका एक गो हाउस तो खत्म, 2 बचे थे, दोनों टूट रहे थे, उस ब्लैक होल में खींचे जा रहे थे। और यहाँ दोनों डीमन वनरेबल, थिविंग हेवन और स्पेक्टर सोल की पावर एक साथ एक्टिव थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गोई मोटर को समझ आया कि ये शॉर्टकट नहीं, एक ट्रैप था। थिविंग हेवन ने 3 लाख साल पहले ये टनल बनाई थी, जायंट सन ने अपने मेथड छोड़े थे और स्पेक्टर सोल ने बाद में अपना ट्रैप यहाँ सेट कर दिया था। ड्यूक लॉन्ग और फेरी जीवी दोनों भी ये नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वनदेवस की चीज़ ये लोग कहाँ से समझेंगे। अब सबके सामने एक ही खतरा था, वो था टोटल वाइप आउट, यानी खत्म। जाओ लियानन एकदम पैनिक में बोली, क्या मैं यहीं मर जाऊंगी? नहीं, मुझे माँ होंगी, उनको बचाना है। लव को प्लीज हेल्प करो। उसका लव इमॉर्टल को चमकने लगा, एक एक खतरनाक सी लाइट, एक खतरनाक सा ऑरा बाहर निकला। वो लाइट उनके आसपास शील्ड बना दी, स्पेस टॉम उन्हें छू भी नहीं पाया। लघु का प्रोटेक्शन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि जितने भी उनके साथी थे, सब उनके साथ साथियों तक पहुंच चारों साथियों तक पहुंच गया। फिर उनके सामने एक होल बना, लाइट ने उन्हें खींच लिया और सब उसमें गिर गए। सीन चेंज हुआ, सबने देखा वो एक ग्राउंड पे गिरे हुए थे। जाओ यानन बोली, ये कहाँ हैं हम? एक आवाज आई, वो आवाज कहती है, ये है स्नोई माउंटेन ब्लेस लैंड। आ चुके हैं ये लोग स्नोई माउंटेन पीक पर।